फुरुता एक 17 साल की सिंपल, ज्यादा ना उजरी हुई गर्ल, स्कूल यूनिफॉर्म में हंसते हुए चलती है, अपने सपनों का जिक्र करती। उसकी दुनिया छोटी सी थी। घर, स्कूल, दोस्तों के साथ हंसी और छोटी छोटी खुशियां। उसने कॉलेज में पढ़ने का सोचा होगा, शायद किसी दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस करवाएंगी। उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, छोटी छोटी बातें, सब नॉर्मल। और फिर एक आम दिन ने उसकी जिंदगी को पलट दिया। सिर्फ उसकी ही नहीं, उसके पूरे परिवार और पूरे समाज की तस्वीर बदल गई है। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन की स्पेसिफिक घटनाएं हम डिटेल में नहीं बयां करेंगे, लेकिन सोचो, एक नई चिंता, एक ऐसी घड़ी जब घर वाले किचन में ऑर्डिनरी काम कर रहे थे और उनको पता भी नहीं चला, एक बेटी घर लौटी ये पर वापस नहीं आएगी। पहले कंफ्यूजन, फिर घबराहट, फिर डर। ये इमोशन एक नॉर्मल परिवार के लिए कैसा तूफान ले देती है। सोचो, टुम्पो का घर, वो घर जिसकी दीवारें इतनी बार हंसी महसूस कर चुकी थी, एक सन्नाटा और सवालों से भरे जगह बन गया। हम जहां भी बात करें, एक जरूरी चीज को समझो, बारबेरिटी का सबसे गहरा मैं नुकसान शरीर से पहले जहन पर पड़ रहा है। जुंको की कहानी में जो सबसे दर्दनाक था, वो उसके अंदर का टूटना था। भरोसा टूटना, सेफ्टी का एहसास चला जाना। हर रात उसके लिए एक नया टेस्ट थी। याद रखना, अपने आप को संभालना, छोटी सी उम्मीद को जिंदा रखना। और जब कोई इंसान आपको इतना नीचा फील करवाए, तब आपके अंदर की रोशनी धीरे धीरे डिम हो जाती है। जुंको के दोस्तों के लिए ये डिसप्लीज था। किसी ने कहा होगा, शायद वही क्लास में बिजी होगी। लेकिन जब सच सामने आया, उनके चेहरे पे गम छा गया। परिवार की आंखों में वो गम, वो कंफ्यूजन वर्ड्स में बताना मुश्किल है। पेरेंट्स का हर दिन प्रेयर्स में निकल गया। छोटी सी उम्मीद, एक फोन कॉल, कोई एहसास। और जब सिस्टम में डिलेस या कंफ्यूजन आती है, तो फैमिली का दर्द और गहरा होता है। जस्टिस का वेट एक अलग टॉर्चर बन जाता है। जब ऐसी खबरें मीडिया में आती हैं, तो एक अलग स्टॉर्म शुरू होता है। हेडलाइंस, स्पेकुलेशन, ह्यूमर्स। कभी कभी ये चीजें फैमिली के लिए और ज्यादा पेनफुल होती हैं। समाज दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा सोचता है कि ऐसे एक्सीडेंट आइसोलेटेड होते हैं। दूसरा हिस्सा डेस्परेट होता है चेंज के लिए। पर असल में ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। एक मिरर है जो दिखाता है हमारी सेफ्टी कहीं ना कहीं फेल हो रही है। जब अथॉरिटीज इन्वॉल्व हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने विटनेसेस से बात करी, एविडेंस कलेक्ट किए और एक लंबे लीगल प्रोसेस का सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ जरूरी बात यह है, जस्टिस का रास्ता सीधा नहीं होता। कानून की मशीन स्लो चलती है, प्रूफ की नीड होती है और प्रोसेस में फैमिली को बार बार फेस करना होता पड़ता है अपने दुख को। हम इसकी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इतना कहना ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये कुछ लोगों की जिम्मेदारी थी और सिस्टम ने उन्हें पकड़ के ट्रायल तक पहुंचाया।
कोर्ट रूम में जब केस आया तब पब्लिक अटेंशन और मीडिया स्क्रूटिनी दोनों बढ़ गए। ट्रायल ने एक मुश्किल सवाल खड़ा किया, जब किसी ने इंसानियत का उल्लंघन किया हो तो कानून कितना सख्त हो सकता है। कोर्ट ने एविडेंस देखा, विटनेसेस को सुना और फिर अपने फैसले दिए। ये पार्ट सिर्फ लीगल कॉर्पोरेशन तक नहीं सीमित रहा, इसने सोसाइटी में एक डिबेट छेड़ दी। हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें? स्कूल्स, स्ट्रीट्स और कम्युनिटी नेटवर्क्स का रोल कैसा होना चाहिए? जुंको को सिर्फ एक विक्टिम के रूप में याद करना का काम है। उसके या जुंको को सिर्फ एक विक्टिम के रूप में याद करना कम है। उसे याद करो एज अ पर्सन। उसकी छोटी उसकी छोटी खुशियाँ, उसकी होप्स, उसके सपने, उनकी याद हमें ये सिखाते हैं कि हर केस के पीछे एक जिंदगी होती है, हर फैमिली होती है और उनको डिग्निटी से याद रखना हमारा फर्ज है। जब हम उसको सेंसेशनल हेडलाइंस में देखते हैं, तब हम उनकी ह्यूमैनिटी भूल जाते हैं और ये गलत है। अब तुम लोग कहोगे कि मेन स्टोरीज क्या थी? तो मेन स्टोरी अब स्टार्ट होगी। जुंको की एक 17 साल की स्टूडेंट थी। जापान के मिसातो सिटी में रहती थी वो। उसका नेचर काम था, पोलाइट और डिसिप्लिन लड़की थी वो। टीचर्स और क्लासमेट सबसे पसंद कर टीचर्स और क्लासमेट सब उसे पसंद करते थे। 1988 के एंड में एक दिन स्कूल से घर जाते वक्त उसके एक क्लासमेट हिरोशी मियानो ने उसे देखा। उस लड़के के कनेक्शंस जापानीज अंडरवर्ल्ड याकुजा से थे और वो खुद भी अपने ग्रुप के साथ हमेशा इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था। एक दिन जुंको ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ये बात हिरोशी के ईगो को चुप छुभी। उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाया जुंको को सिखाने का। एक शाम जब जुनको घर जा रही थी, हिरोशी और उसके दोस्तों ने एक फेक सेटअप बनाया। एक लड़का रोड पर स्कूटर लेकर आया और गिरने का ड्रामा किया। जिनको ने नेचुरली मदद करने की कोशिश की। उस मोमेंट में हिरोशी आया और बोला कि वो लड़की को सेफली घर ड्रॉप करेगा, लेकिन उसके बदले वो उसे सीधा एक अलग जगह ले गया, उसके दोस्त के घर, जहाँ जहाँ पहले से ही प्लान रेडी था। उस घर के अंदर जुंको को बंद कर दिया गया। ये वही जगह था जहाँ 44 डेज तक उसके साथ अनइमेजिनेबल टॉर्चर हुआ। अब यहाँ से कहानी डार्क होती है। जुंको को उस घर में रह रखा गया जहाँ 4 लड़के रहते थे और उन्होंने एक साथ हर तरह का फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया। उस पे बार-बार उससे बार-बार धोखा दिया गया। कभी बोला छोड़ देंगे, फिर नए टॉर्चर शुरू कर दिए। हर एक दिन नई ट्रॉमा, हर घंटे एक नया जख्म। उन्होंने उसको सिर्फ एक कैप्टिविटी में नहीं रखा, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके शरीर के साथ जो हुआ, वो इंसानियत के हर लिमिट के बाहर था। चिंकू को एक अंधेरे कमरे में रखा गया, उसके कपड़े छीन लिए गए और उसको जिम्मेदार ठहराया गया उस क्राइम के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। उसके साथ वायलेंस का सिलसिला दिन रात चलता रहा, बिना रुके। जुंको के पास कई बार मौका था भागने का, लेकिन हर बार डर और पेन ने उसे रोक दिया। उसका बॉडी
धीरे-धीरे वीक पड़ता था, लेकिन उसका माइंड लास्ट तक रेजिस्ट करता रहा। वो हर दिन सर्वाइव कर रही थी, सिर्फ एक होप पे, किसी दिन कोई मुझे ढूँढ ही लेगा। इस केस में सबसे शॉकिंग चीज़ ये थी, पुलिस ने शुरू में रिपोर्ट इग्नोर कर दी। जब जुंको के पेरेंट्स ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की, उन लड़कों ने पुलिस को कंफ्यूज कर दिया कि जुंको भाग गई है। उन्होंने जुंको को अपने घर में गर्लफ्रेंड के नाम पे छुपाया। नेबर्स ने भी कुछ ओ ऑड वॉइसेस सुनी, पर कोई इंटरफेयर नहीं करता था। ये सब याकुजा के डर से चुप थे। यहाँ समाज का फेलियर सबसे ज्यादा दिखाई देगा। हर कोई जान से के भी चुप था। जनवरी 1989 में और 44 डेज के बाद जुंको का शरीर इतना वीक हो गया था कि वो खड़े भी नहीं हो पा रही थी। उसका दर्द, इंजरीज सब उसको अंदर से तोड़ चुका था। उसका फाइनल मोमेंट इंसानियत के लिए एक मिरर बन गया। उसने अपने अटैकर्स को माफ करने की कोशिश की, पर उन्होंने उसका अंत भी खतरनाक बनाया। जुंको की बॉडी एक ड्रम में सीमेंट के साथ डालकर डंप कर दी गया। महीनों बाद पुलिस को उस ड्रम से उसका बॉडी मिल गया, और तब दुनिया को पता चला कि एक लड़की के साथ 44 डेज तक क्या हुआ। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की, तो सबसे पहले शॉकिंग लगा कि 4 लड़के अब भी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन क्योंकि वो सब अंडर 20 थे, उनको जुवेनाइल प्रोटेक्शन लॉ के अंदर माइल्ड पनिशमेंट मिला। किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, बस इतना। जुनको के पेरेंट्स ने ओपनली सिस्टम पर सवाल उठाया। एक लड़की के 44 डेज के दर्द की कीमत सिर्फ 10 साल है। ये केस जापान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक सिंबल बन गया कि अगर लॉ इंसानियत से कमजोर हो जाए, तो जस्टिस कभी कभी कंप्लीट नहीं होता है।